चलिए लौटने कार्यक्रम की ओर। इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर सख्त और करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर और साफ तौर पर एलओसी पार कर आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। यह कार्रवाई दिखाती है कि भारत अब आतंक और उसके मददगारों के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को बिल्कुल तैयार है। और साथ ही इसके साथ ही देश के अंदर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी से आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का भी पर्दाफाश हुआ है। पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी आईएसआई के संपर्क में थे। भारत से संवेदनशील जानकारी और पाकिस्तान को ये भेज रहे थे। भारत से संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे और इनका पाकिस्तान हाई कमीशन से भी सीधा संबंध बताया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में गजाला, यामीन मोहम्मद, अरमान और मुर्तजा अली जैसे नाम शामिल है। बीते 2 हफ्ते में देश के अलग अलग राज्यों से कई जासूसों को पकड़ा गया है। हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा फिलहाल सुर्खियों में है। पाकिस्तान में गुप्त मिशन पर शामिल होने का इनके ऊपर आरोप। और यूपी के रामपुर से कारोबारी शहजाद को पकड़ा गया है। व्यापार की आड़ में जासूसी कर रहा था। पानीपत के नोमान इलाही, कैथल के देवेंद्र सिंह भी सेना से जुड़ी जानकारी लीक कर रहा था। केंद्र सरकार ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। इसके तहत सभी राज्य के पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और अब हर गद्दार पर सख्त नजर है और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। यह भारत की लड़ाई महज आतंकवादियों से नहीं, आतंक के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके भी खिलाफ है जो देश में रहकर देश की खाते हुए और देश के खिलाफ ही गद्दारी करते नजर आ रहे हैं। यह लड़ाई अब उनके सामने भी है। साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर बड़ा ही जोरदार, लेकिन और कितने गद्दार स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है तमाम तस्वीरें। क्योंकि सवाल सिर्फ एक सिंदूर का नहीं है, अब सवाल उस विश्वास का है जो देश के माथे पर लगाया गया। सवाल यह भी है कि देश के भीतर रहकर ये गद्दारी करने वाले ये कैसे साजिशों को आईएसआई से कनेक्शन इनका कैसे जुड़ जाता है। ये इन्फ्लुएंसर देश की खाकर कैसे पाकिस्तान की गा रहे हैं। तो मिला जुलाकर सिंदूर ऑपरेशन बड़ा ही जोरदार, लेकिन देश में और कितने गद्दार। ज्योति मल्होत्रा अगर नाम उठाया जाए तो अनगिनत नाम इसमें शामिल। चूंकि ज्योति मल्होत्रा शहजाद रामपुर का, ज्योति मल्होत्रा हिसार हरियाणा की, देवेंद्र सिंह कैथल हरियाणा के, नोमान इलाही पानीपत हरियाणा, गजाला पंजाब से, यामीन मोहम्मद ये भी पंजाब से, अरमान हरियाणा से। तो ये वो लोग हैं जो देश में ही रहकर देश के साथ गद्दारी। तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं तो फ्रेम पे लीजिए, सीधे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। खास पेशकश, खास चर्चा, खास बहस। और आज बात चूंकि लगातार ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमला, स्पष्ट कि भारत का दोष सिर्फ और सिर्फ भारत, और भारत के दुश्मन भी अगर कोई है तो वो भारत में ही मौजूद है। तमाम चीजों को लेकर चूंकि लड़ाई भारत की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, लगातार आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। एक तरफ भारत का डेलीगेशन अब विदेशों में जाने की तैयारी कर रहा है, यानी अब पाकिस्तान के उन झूठों के ऊपर पर्दाफाश किया जाएगा, आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाएगा। आतंक के खिलाफ ये भारत की लड़ाई निरंतर लगातार आगे भी जारी रहेगी। लेकिन सवाल यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जहां एक तरफ देश एकजुट हुआ है, देश मजबूत हुआ है, देश एक साथ है, एक साथ खड़ा है, मजबूती के साथ आवाज उठा रहा है, दूसरी तरफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बीच अब देश में भी देश से गद्दारी करने वाले और कितने हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा आज हम कर रहे हैं। और ये कैसे आईएसआई से जुड़कर देश की खुफिया जानकारी, संवेदनशील विषय, ये कैसे पाकिस्तान तक पहुंचाने में ये सफल हो जाते हैं और देश में गद्दारों के ऊपर लगातार अब शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। वो तमाम नाम, उनके ऊपर देशद्रोह का भी मुकदमा। इसके अलावा जो ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने गंभीर जासूसी मामले को उजागर किया है। पाकिस्तान की आईएसआई ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाया और सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क की गहन फिलहाल जांच कर रही हैं। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, उनका इंट्रोडक्शन और फिर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। वेदभूषण शर्मा सर है, पूर्व एसीपी, शंभू भद्रा सर है बतौर वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा आलोक सहाय सर है, रिजर्व विंग कमांडर, डॉक्टर वीके गिरी सर है, विदेश मामलों के जानकार। मैं सबसे पहले चाह रहा हूं आलोक सहाय सर, मैं आप ही के पास आ जाऊं। चूंकि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर बड़ा जोरदार
भारत की ताकत भी दिखी, बदले भारत की तस्वीर भी देखी गई। आतंकवाद पाकिस्तान को हमने जवाब भी दिया, भारत की मजबूती का डंका पूरे विश्व में बजा। लेकिन अब लड़ाई हमारी उन सभी से है, आतंकवादियों से है, उन आतंक को पनाह देने वाले देशों के साथ साथ अब देश में रह रहे हैं जो देश की खाते हैं, लेकिन गुणगान और मदद पाकिस्तान की आईएसआई के कर रहा है। तो यह ऑपरेशन इतना जोरदार, और कितने इसके पीछे शामिल और कितने गद्दार ये किस तरह से ये आईएसआई से जुड़ जाते हैं और देश में ही रहकर देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं आलोक साय सर। देखिए, इसमें दो तरह के गद्दार हैं। हाँ, भारत के अंदर दो तरह के गद्दार हैं। एक तो गद्दार वो हैं जो भारतीय फौज को और भारत को नीचा दिखाने में गर्व महसूस करते हैं। हाँ, मोदी और भाजपा विरोध करते करते वो देश विरोधी हो गए हैं। वो उनको बड़ा अच्छा लगता है अगर भारत को नीचा अगर दिखलाया जाए इस समय में, तो किसी भी तरह से भारत की फजीहत होनी चाहिए, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। वो ग्लोरीफाइड फील कर रहे हैं क्योंकि इस समय मोदी का शासन है। अरे नामूर्खों, ये देश तुम्हारा है, या तो तुम स्वीकार करो कि तुम इस देश से तुम्हारी कोई लगाव नहीं है, तुम्हारा कोई लगाव नहीं है, तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है, नहीं तो तुम गद्दार हो। और दूसरे तरह के वो लोग हैं जो ये देश के प्रति इस तरह की फीलिंग्स रखते रखते उस हद तक चले गए हैं जैसे ज्योति मल्होत्रा और यमीन और ये जो लोग गजाला, जिन्होंने पाकिस्तानी फिर हाई कमीशन ऑफिस में काम करने वालों से संपर्क साध करके इन्होंने जासूसी शुरू कर दी। तो ये दो स्टेप होता है। पहला स्टेप तो यही होता है कि आप भारत की आलोचना करना शुरू करते हैं, आप पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और उसके बाद जब आपको मौका मिलता है तब आप देश के साथ गद्दारी करके जासूस बन जाते हैं। आपको उस तरह के लोगों की खोज बहुत तेजी से पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, और आप सरकार विरोध होते होते देश विरोधी बन जाते हो और ये भी तैयार हो जाते हो कि उनको हमको किस तरह की सूचना देनी है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन है मिस्टर बी खान। बी खान साहब हैं स्टैंड अप कॉमेडियन। अभी मैंने उनका एक क्लिप देखा है, वो मॉक कर रहे हैं, एक हमारे व्हाट्सएप पे आया अभी। वो मॉक कर रहे हैं कि अच्छा, पाकिस्तान को तुमने ये खिला के बड़ी शाबाशी ले ली। अरे पाकिस्तान को, वो तो खुद ही पिटा हुआ देश है, हिम्मत है तो चाइना से उलझ के दिखाओ, तब न माने 26 इंच का सीना। मतलब क्या हुआ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान को मरोड़ा गया, आप कह रहे हो कि अरे हिम्मत है तो चाइना से उलझ के देखो। अरे तो तुम इंडिया क्या अपने दुश्मन से बात कर रहे हो? ये स्टैंड अप कॉमेडियन है बी खान, इसको जूते मार के निकालना चाहिए इस देश से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस भारतीय सरकार से कि इस तरह के जितने ये एंटी नेशनल्स और जो नियो सेकुलरिस्ट हैं, जो सेकुलरिज्म के नाम पे छलावा करते हैं और भारत के विरुद्ध इस तरह की बातें करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल शब्बू बद्रा साहब, चूंकि सवाल एक सिंदूर का नहीं है, सवाल ये उस विश्वास का है जो देश के माथे पर लगाया गया। अब ये देश में ही रह के, अब ये कौन लोग हैं, ये कैसे आईएसआई से जुड़ के पाकिस्तान की और देश को ही, यानी देश की खाके और देश के साथ ये गद्दारी कर रहा है, कैसे इनके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए? देखिए, सरकार जो है सो अपने स्तर पे आज से नहीं, जब से पहलगाम की घटना घटी है, हाँ, उसके बाद सरकार के स्तर पे जो भी स्टेप उठाए जा सकते थे सरकार ने उठाए। सेना को खुली छोड़ दी, सेना को जो एक्शन लेना था वो सेना एक्शन ने लिया भी है और एक्शन ले भी रही है कि जहां जहां जो जरूरी है आतंकवादियों को ढूंढना, पकड़ना, मारना, ऑपरेशन, तो इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर एक कंटिन्यू प्रोसेस में है। इस बीच में जो 7-8 गिरफ्तारी हुई है आरोप में कि ये जासूसी का जिन पर आरोप है, तो अभी तो केवल आरोप है। आप आरोप के आधार पर किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एनआई ये कोई पहली बार नहीं है कि जासूसी के आरोप में लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कई लोग भारत में गिरफ्तार हुए हैं जासूसी के आरोप में, लेकिन जो कन्विक्शन रेट है जासूसी को साबित करना, जासूसी को उसको जो जिनको गिरफ्तार किया उनके खिलाफ आरोप को सिद्ध करना, इनके लिए एनआई के लिए बहुत मुश्किल रहता है। एनआई का जो कन्विक्शन रेट है काफी, जो मतलब एक तरह से 0 के लेवल पे है, 2% है, 3% है, तो वो काफी कम है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिनको गिरफ्तार किया गया है, मेरी बात थोड़ी आपके जो सेंटिमेंट है या आपका जो पैनल में लोग हैं या आप जिस तरह से एंकरिंग कर रहे थे,
वो उसमें आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन अभी ये आरोपी है, इन पे आरोप साबित होना है और जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, पीछे का जो इतिहास है, वो बहुत मामलों में आरोप साबित नहीं कर सकी है और वो फिर बाद में छूट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कुछ तो कनेक्शन है ही ना शंभू भद्रा सर। जैसे अगर हम बात ज्योति मल्होत्रा की ही करें तो भाई सोशल मीडिया पर देश घूमने की बात करने वाली महिला 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है, तो भाई अब तो चीजें तो समझ आ ही रही है। नहीं रजा भाई, जो पाकिस्तान जा रहा है उसका आतंक से ही कनेक्शन होगा, ये तो गारंटी नहीं है। हाँ। ये तो कोई आधार नहीं हुआ। हाँ। आप एक टेलीविजन चैनल पे बात कर रहे हैं तो एक सबूत के साथ बात करेंगे, एक आधार के साथ बात करेंगे। बेशक हमारा पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है और पाकिस्तान कभी माफ नहीं कर सकते। आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, वो आतंकवाद में शामिल है, उसकी खुफिया एजेंसी, उनकी फौज, सभी लोग सीमा पे आतंकवाद का। और ये जो घटना पहलगाम की है, सीधे तौर पर पाकिस्तान इसमें जिम्मेदार है। हम सब बात के लिए हाँ कर रहे हैं, लेकिन जिनको आप आरोप में पकड़े हैं, उसके जब तक आप उसको अदालत के सामने साबित नहीं करते हैं, तब तक उसको सीधे हम अपने चैनल में दोषी ठहरा देना, गद्दार ठहरा देना, ये एक अच्छी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं है। एक अच्छी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं है उस आधार से कि हाँ ठीक है, उस पे आरोप है, हम ये कह सकते हैं कि उस पे गद्दारी का आरोप है, उस पे पाकिस्तान को खुफिया सूचना देने का आरोप है, और ये जब साबित हो जाएगा तब आप अपने चैनल पे उसे गद्दार कह सकते हैं। हो सकता है कि ये आरोप मेरे ऊपर लग जाए, आप पे लग जाए, किसी पे भी लग जाए, मान लीजिए किसी भी कंडीशन में, तो ये कह देना मतलब कि एज एक प्रोफेशनल मीडिया ग्रुप कम से कम आपको नहीं तो, लेकिन शंभू भद्रा सर ये आरोप हम पे क्यों नहीं लगा, ये आरोप आप पे क्यों नहीं लगा, हम पे क्यों नहीं लगा? अब जिन ज्योति मल्होत्रा पे क्यों लगा, शहजाद पे क्यों लगा, देवेंद्र सिंह पे क्यों लगा, नोमान इलाही पर क्यों लगा, गजाला पर क्यों लगा, यामीन मोहम्मद पर क्यों लगा? आप सुनिए, जिन पे भी आरोप लगा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो आरोप दोषी नहीं है या कि क्या है नहीं है, वो तो अभी नहीं, अब तो रडार पे है, जांच चल रही है। मैं तो एक टेलीविजन चैनल के तौर पे आपके लिए बोला कि भाई आप अपनी बातों में आरोप बोलिए कि आरोप जो है आलोक साय कमेंट में ले रहा हूँ, वापस फिर आऊंगा मैं। आलोक साय सर से एक कमेंट ले रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा वापस। डीके गिरीश सर भी है, वेदभूषण सर भी है। देखिए, शंभू भद्रा जी की बात सही है, जब तक आरोप सही नहीं हो जाते हम उनको आरोपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे कानून व्यवस्था का दोष है। उसमें हो सकता है कई लोग उसमें निर्दोष होंगे, लेकिन जो दोषी भी होते हैं उनको दोषी साबित करने में पूरा जीवन लग जाता है। आप देखिए, जितने शहाबुद्दीन, क्या आपने उसको कब जाके कन्विक्ट किया था? इतना बड़ा क्रिमिनल अतीक अहमद, कब आपने कन्विक्ट किया उसको? मुख्तार अंसारी, कब आपने कन्विक्ट किया उसको? तो आप जो जासूसी करते हुए पकड़ा गया, उसके पास से सबूत मिले कि वो अंदर गया, उसने डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किया। अब इसको कोर्ट में साबित करने के लिए तो 20 साल लगेंगे, क्योंकि हमारे कानून में कमी है। अभी रूस में यही पकड़े गए हैं 4 आतंकवादी जिहादी, और देखिए उनका क्या ट्रीटमेंट हुआ है, वीडियो पे आया है। कान मुंह काट के, पूरे चेहरे पहचान में नहीं आ रहा है। ठीक, तो आपको कानून ऐसा कोई हल्ला नहीं मचा रहा है वहां कि भाई मानवता के खिलाफ है, कान काट के उसके मुंह के अंदर घुसा दिया। वेदभूषण सर, ये सुरक्षा से जो खिलवाड़ है भाई, ये समझिए आप बात कि हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था लचर है ना, ये भी बहुत हद तक जिम्मेवार है। अच्छे, वेदभूषण शर्मा सर इससे शायद और अच्छे से समझा सकते हैं, चूंकि जुड़े हुए हैं लगातार पूरी तरह से अनुभव। वेदभूषण शर्मा सर, ये पाक के पनाहगार ISI को हथियार, ये सुरक्षा चूक कहां इसे हम अपना फिल्लौर माने? कैसे ये देश में रह के आरोप ही अगर इनके ऊपर लगा है तो भाई क्यों लगा है, और कैसे ये जुड़ जाते हैं और भनक तक नहीं हो पाती है और देश में ही रह के देश की जमीन को ही ये गड्ढे करने लगते हैं? देखिए रजा भाई, ये पहला केस नहीं है। इस देश में गद्दारों की बहुत लंबी फहरिस्त है। कुमार नारायण केस हुआ था, आपको याद होगा। इसरो एस्पिनोज जो हुआ था, माधुरी गुप्ता जो खुद मिनिस्ट्री के अंदर थी वो पकड़ी गई थी, उनके साथ एक मुस्लिम नवयुवक के रिलेशन पाए गए थे। इसी तरह से बहुत सारे और एस्पिनोज केस हुए हैं जिनके अंदर ये साबित करना नो डाउट के बहुत मुश्किल काम है और बरी हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे। मैं आपको शंभू जी के जानकारी के लिए बताऊं, एक कमरे में 2 आदमी हैं,
एक आदमी का मर्डर हो जाता है, एक आदमी के हाथ में रिवॉल्वर है, सबूत ना मिले और बरी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी का मर्डर नहीं हुआ था। आदमी का मर्डर हुआ, टेक्निकल ग्राउंड पर वो बरी हो गया, कोर्ट की अदालतों के बड़े बड़े वकील बचाने के लिए खड़े हुए, पैसा खर्च किया गया, जुडिशरी को खरीद लिया गया, वो एक अलग बात है। पर ये कहना कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, 33 साल की लड़की, उसको नहीं पता कि क्या कर रही है, उसके तमाम जो आप सोशल मीडिया पर देखें, शंभू जी को बताइए, उनका पाक प्रेम जो दिखाई दे रहा है, वो जिस तरह से पाकिस्तान चाइना के अंदर जा रही हैं, पहलगाम में 1 महीना पहले होकर आई हैं, उससे पहले बाली के अंदर एक एंजॉयमेंट करने गई हैं, बॉयफ्रेंड के साथ गई हैं, क्या रिलेशनशिप है ये? ऐसा सेक्स का रैकेट है, ये ऐसा हनी ट्रैप का मामला है। उसमें आप ये कह दें जी वो बिल्कुल इनोसेंट है, गाय की धुली हुई है, उसको छोड़ दे, अरेस्ट ही मत करो इन लोगों को। इनको अभी आपको पता है कि कतर के अंदर क्या हालत होती है, यदि ये इनके आरोप कतर के रहने वाली होती तो ये जमीन पर नहीं होती है, ये अल्लाह को प्यारी हो चुके होते 12-13 लोग जो भी थे। तो ये डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाना कि हमारे देश में कानून बड़ा लचर है, अरे भाई तमाम चीजें हैं, यही तो हमारे देश की खूबी है, हमारे कानून की खूबी है कि हर चीज को जांच परख कर हम सजा करते हैं। निर्भया के 7 साल के बाद सजा हुआ, फांसी की सजा। तो इनको थोड़ा शंभू जी को बताइए कि इतना उनका पाक प्रेम जो जग रहा है, इतना आसान काम नहीं है। इसमें जो अरेस्ट करना, और वो भी एक महिला को अरेस्ट करना, पुलिस के लिए, आईबी के लिए, रॉ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। शंभू जी आप पुलिस में नहीं रहे हो, कमांड रखिए, बोलते वक्त हिसाब से बोलिए, समझ गए? आपका आप अपनी राय रखिए, मेरे बारे में मत बात करिए। आपका पाक प्रेम मुझे पता है, पहले भी आपने अपने बारे में। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। आप तो पुलिस में नहीं रहे ना, आपने एक केस इन्वेस्टिगेट किया आज तक? कभी आप किसी केस के बारे में बता सकते हो कि इसका ट्रायल किस तरह हुआ? मैं निर्भया केस का बता रहा हूँ, बताइए 7 साल क्यों लग गए उसको? उसमें एक आदमी बरी भी हो गया क्योंकि माइनर था। तो आप अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखिए। आप जो इन्वेस्टिगेट एजेंसी की तरफ पुटअप कर रहे हैं कि वो गलत अरेस्ट कर लिए या एविडेंस नहीं थे, एनआईए में इतने % छूट जाते हैं, छूटने के कारणों के बारे में जाइए किसी सरकारी वकील से, किसी पीपी से ज्ञान लीजिए। इस टेलीविजन पर आके ये करना कि ये एनआईए बहुत कमजोर है, ये आरोपी नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, ये इतने देश के इतने बड़े गद्दार लोग हैं, इनकी आप बैठकर तारीफ कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है आप जैसे कहते हैं आप हिंदुस्तानी कहते हुए। आप जाइए कतर के अंदर, चाइना के अंदर जाइए, आपको कैसे पता लगा गद्दारी क्या होती है वहां पर? इतना लंबा ट्रायल नहीं होता वहां, एनआईए कुछ नहीं, सीधा उठाकर कत्ल कर दिया जाता है। अभी आप जब अमेरिका से हिंदुस्तानी लौट कर आए थे तो यहाँ हिंदुस्तान में उनका स्वागत किया गया, और कतर और दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में सीधा उठाकर जेल डाल दिया गया। आप किस कंट्री में बैठकर डिबेट करें? ये आपकी खूबी है कि आप इस कंट्री में बैठकर, अब ध्रुव राठी के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, वो किस तरह से गद्दारी करता है, जर्मनी के अंदर बैठकर देश के खिलाफ जहर उगलता है। अब उसके खिलाफ FIR होगी, अब रोने वाले आ जाएंगे, बड़े बड़े आप जैसे एडवोकेट्स आएंगे कि साहब बड़का इनोसेंट है, ये पुलिस वाले बड़े जल्लाद किस्म के होते हैं, अदालतें बिल्कुल बिक चुकी हैं देश की अदालतें। तो थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, बड़ा सेंसिटिव मामला है। आप तो हमारी तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, पूरी सरकारों को घेरने पर लग गए। किस तरह से उसके तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं उसके इस लड़की के बारे में आप थोड़ा जानकारी हासिल तो कीजिए कि किस तरह से सोशल मीडिया में उसने किस तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ाया। और एक ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, विदेशों के अंदर बहुत सारे गद्दार बैठे हैं, वो हिंदुस्तानी होते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ। तो इसलिए आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है ज्ञान बांटने के लिए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। कृपा करके इस तरह के उग्रवादियों की, टेररिस्ट की, गद्दारों की पैरवी बैठकर टेलीविजन पर ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो कॉमेडी एंटरटेनमेंट वाले ये लोग हैं, ये देश के लिए कभी अच्छे नहीं रहे। ठीक है, कॉमेडी किसी लिमिट तक हो सकती है, आप किसी को एजुकेशन मोटिवेट कर सकते हैं, परंतु इस तरह की मोटिवेशन हमारे देश को नहीं चाहिए। देश आने वाले समय में जरूर इसका जवाब देगा और आप जैसे लोगों को भी जवाब जरूर दिया जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मजबूत जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कमी नहीं है हमारे गद्दारों की, हमें पता है, और इनकी पैरवी करने वालों की। अभी कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े एडवोकेट इनके लिए खड़े होंगे, मुझे पता है इस बात का। अभी 5 दिन का रिमांड पूरा होगा, देखिए पूरे देश के बड़े बड़े नामी एडवोकेट फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों के लिए आ जाएंगे, आपके मेरे लिए नहीं आएंगे। आप बेफिक्र रहिए, जिस दिन आप इस पछड़े में आ गए ना, आपके लिए कोई बड़ा एडवोकेट नहीं खड़ा होगा, इन गद्दारों के लिए जरूर खड़े होंगे। तो थोड़ा सोचिए समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या किन की पैरवी कर रहे हैं। आप अपने कानून की स्थिति पर जानकारी बिल्कुल लगातार ये जो जासूसी नेटवर्क है ना, लगातार बढ़ता जा रहा है। शंभू बद्रा सर, ये जो जासूसी नेटवर्क है ना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि 1-2 नाम हो तब ना, इस पूरे जासूसी नेटवर्क का मास्टरमाइंड
ज्योति की बात करें, गजाला की बात करें, यामीन की बात करें, देवेंद्र की बात करें, अरमान की बात करें, नोमान इलाही की बात करें, शंभू बद्रा सर, चूंकि ये देश में ही रहकर और साफ तौर पर इन लोगों को, चूंकि हमारी लड़ाई सिर्फ अब महज आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, अब उनसे भी है जो इसी देश में रह के और इसी देश की पीठ में छुरा मार रहे हैं ना, अब ये लड़ाई उनसे भी है और साफ तौर पर ये संदेश भी अब मिलता हुआ जाएगा। मैं वापस आ रहा हूं, डीके गिरी सर है हमारे साथ, डॉक्टर डीके गिरी सर। डीके गिरी सर, ऑपरेशन सिंदूर बहुत जोरदार और कितने गद्दार, ये तो परत दर परत लगातार वो राज खुल रहा है कि भाई देश में ही रह के और पीठ में छुरा ये मारने वाले लोग, इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करने चाहिए और ऐसे नेटवर्क कैसे पनप जाते हैं और पता भी नहीं चल पाता है, जब सिचुएशन आती है, सिचुएशन ऐसी होती है तब वो राज खुल पाता है। डीके गिरी सर, अब किसी भी देश में देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, किसी भी देश में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब बुरे काम का, बुरे लोगों का बुरा नतीजा, इनको इसका भोगना ही पड़ेगा और इनको अगर पकड़े गए हैं तो हमारा जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत उनको ट्रायल किया जाएगा और उनको पनिशमेंट माने दंडित किया जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि कैसे लोग पनपते हैं, और ये देश में देखिए लोग, तो मैंने कहा पूरा दुनिया में ऐसे ही अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हाँ। लोग लालच में पड़ जाते हैं और कैसे करके गद्दारी करते हैं और उनका वो जो पकड़े जाएंगे उनको खुफिया एजेंसी लगे हुए हैं हमें, लेकिन हमारे एजेंसी को, बाकी लोगों को भी, मैं सिर्फ एजेंसी को नहीं कहता, बाकी लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। इस तरह का जो लोग हैं गद्दारी करते हैं देश के तहत, उनको भी लोगों, उनके बारे में भी रिपोर्ट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। सिर्फ एजेंसी के हाथ में नहीं आई है, पूरा देश में सारे नागरिक, सिटीजन सिक्योरिटी जो होता है, उनको भी सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। जहां भी कोई संदिग्ध चीज दिखने को मिले, किसी आदमी का व्यवहार देखने को मिले, पुलिस को बताना चाहिए। अब इतने लोग, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ भी चला और देश के अंदर भी चल रहा है, इसीलिए शायद इतने लोग का पर्दाफाश हुआ कि इतने लोग बाहर इनको बाहर किया गया है कि कितने खुफिया थे। उड़ीसा जैसे प्रदेश में देखिए, जहाँ की हटके है, वहां भी ये लोग पहुंच गए थे। रथ यात्रा बहुत बड़ा चीज होता है वहां पे। ये ज्योति माल्होत्रा जाए, वहां पे जाके रही और अपना लोकली लोगों से दोस्ती की, फिर पहलगाम आई, फिर वापस गई। तो रथ यात्रा जो इतना पूरा दुनिया में मशहूर है, वो उस पर भी कुछ हमला करने का इनका विचार था शायद, वो भी पकड़ी गई। तो ये क्योंकि हमारे जो एजेंसीज हैं वो सक्रिय हो गए, तो इसीलिए शायद ये लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि पूरा आवाम को भी, लोगों को भी आग्रह करूंगा और आह्वान करूंगा कि सब लोग चौकन्ना रहें और जहां भी लोग अपना भारतीय हों कि बाहर के जो भी लोग इस तरह का देश विरोधी काम करते दिखते हैं, तब उसको उनको इतला करना चाहिए और उनका जो प्रक्रिया है, हमारा कानून का प्रक्रिया, उसके तहत उनके खिलाफ का एक्शन लेना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, ठीक है ना, कि लेकिन इसमें हमें दुख नहीं करना चाहिए। गलत लोग रहेंगे ही और उनको निकालना और गलत को हराना, ये हम लोगों का काम रहना चाहिए। ये संसार का नियम है। आप कहेंगे कैसे लोग आए, बहुत तरह का लालच है। कोई कह रहा था कि भाई हनी ट्रैप करते हैं, है ना, ये एक लालच है, पैसे की लालच है। और बहुत सारे लोग ऐसे आके आप भ्रष्ट होके अपना ईमान को बेच देते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ है, उसका अब क्या किया जाए, लेकिन इसका हमें सक्रिय होके इस ताकतों को हमें हराना चाहिए, मैं यही कहूंगा। अच्छा, सुरक्षा एजेंसियों को इन नई तकनीकों से सतर्क कैसे रहना चाहिए? हमें भी तो थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। नागरिकों के भी, सुरक्षा एजेंसियों को ही नहीं। देखिए एक बात, ये प्रकाश जी बैठे हैं पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस में ही एक कहावत है कि एवरी पुलिसमैन इज ए सिविलियन इन यूनिफॉर्म एंड एवरी सिविलियन इज ए पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म। मतलब इस तरह का सिर्फ पुलिस के ऊपर भी निर्भर करना, अपना एजेंसी के ऊपर निर्भर करना, वो नहीं होगा। हाँ। जो लोग साथ दे रहे हैं, नागरिक क्या करे, नागरिक का कोई जिम्मेदारी नहीं है सिटीजन का। तो एक सिटीजनशिप सिक्योरिटी कोड होना चाहिए कि वो लोग भी बढ़ते, इतना प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको ट्रेन किया जाए। फिर सारा मैं तो किसी चैनल पे बोला था कि पूरे जितने सिटीजन है सबको सिक्योरिटी के बारे में लोगों को उनको जागरूक किया जाए, सतर्क किया जाए, तब जाके ये चीजें होगा। कितने पुलिसमैन, कहाँ पुलिसमैन रखोगे आप कि इतना बड़ा देश में, सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा देश है,
कितना एजेंसी, कितना पुलिस आप डिप्लॉय करोगे? तो ये नागरिक को भी सचेतन होना चाहिए। Exactly, पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, आप लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, पुलिस करेगा। कहीं के ये किसके संवेदनशीलता है? नागरिक का कोई दायित्व नहीं है। तो हम लोग को भी दायित्वपूर्ण ये काम करना चाहिए। कोई रिपोर्ट नहीं करता, कहीं वायलेंस होता है, बिल्कुल, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सही मायनों में ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आलोक सहाय सर, चूंकि ISI के जरिए, चूंकि पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध एक तरह से चला रहा है, ये भी कह सकते हैं। अब सुरक्षा एजेंसियों को इन नई तकनीकों से सतर्क कैसे रहना चाहिए, तो बताइएगा विस्तार से। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों को अपने जांच का दायरा और एरिया स्कोप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ध्यान देने की बात यह है कि चोट खाने के बाद से पाकिस्तान जो है वो अपना नैरेटिव बदलने वाला नहीं है कश्मीर का, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी, ये एक ही थाली के सारे चर्चे बैठे हैं। बस ये यूनिफॉर्म बदल के उधर है और यूनिफॉर्म नहीं बदले हैं तो इधर है, इतना ही अंतर है। आपने देख लिया कि जनाजे में किस तरह से ये शामिल होते हैं। तो अभी जो उनका नैरेटिव जो उन्होंने मार खाई है, तो अभी अगर तुरंत फिर वो उस तरह के हौसला उनका हो सकता है ना हो, लेकिन वो अपनी जिद कश्मीर के कारण जो उनका जगलर वेन जो आसिम मुनीर ने बोला है ना, वो छोड़ेगा नहीं। वो बार बार वो आएगा, वो दूसरे रास्ते से अभी कुछ दिनों तक आने की कोशिश करेगा। और वो दूसरा रास्ता ये रास्ता है जो आप और हम देख रहे हैं, ये जो अपने जासूसों को दूसरा फोन प्रोत्साहित करके स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करा के। डीके गिरी सर अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज। डीके गिरी सर अनम्यूट कर लीजिए आप म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए डीके गिरी सर आपकी। हाँ, आलोक सहाय सर कंटिन्यू कीजिए। हाँ। गिरी जी अनम्यूट कर लीजिए। गिरी जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, डॉक्टर गिरी सर आप म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर गिरी सर आप तक आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए। कंटिन्यू आलोक सहाय सर कंटिन्यू कीजिए। तो क्या है कि ऐसे जो अभी जो स्थिति है ना, इस स्थिति में पाकिस्तान अपने दूसरे रास्ते से अपने पर फैलाने की कोशिश करेगा, जिसमें ये एक बहुत बड़ा उसका रास्ता है। अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करा के, भारत में धार्मिक स्थलों पर गड़बड़ियां फैला के, हिंदू मुस्लिम और उत्तेजना फैला करके, भारत में जितना ज्यादा हो सके डिस्टर्बेंस करके, स्पाई से और यहाँ के लोगों से इंडियन आर्म फोर्सेस में घुसपैठ बनाने की कोशिश करेगा, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा। ये सब एक्टिविटी अभी कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा होंगी और भारत को इसमें काफी सतर्क रहना पड़ेगा। भारतीय एजेंसियां जो हैं वह काफी सक्षम है और वो इस तरफ जरूर ध्यान दे रही होंगी। और इसी तरह आप देखिएगा कि आने वाले कुछ और दिनों में भी कई लोग पकड़े जाएंगे, कई लोगों का पर्दाफाश होगा, मेरा ऐसा निश्चित मानना है। बिल्कुल ठीक है। लौटो वेदभूषण शर्मा सर, चूंकि लगातार बढ़ता जा रहा है अब ये जासूसी नेटवर्क, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में कई गिरफ्तारियां हो गई हैं। ऐसे में जब ऐसी सिचुएशन आई तब ये पता लग पा रहा कि कहां से कनेक्शन, ISI से कैसे जुड़ाव, ये इन्फ्लुएंसर जो हैं सोशल मीडिया के जरिए कैसे ट्रिप को भी एक तरह से ऑर्गेनाइज करते हुए जासूसी, यानी देश में रह के देश के खिलाफ गद्दारी, तो नजर अब पड़ी इसके पीछे क्या बड़ा कारण? क्योंकि लगातार शिकंजा तो करना चाहिए था, सिचुएशन अब ऐसी आई तब उनके ऊपर नजर जा रही है और तब पता चला कि भाई वो देश में ही रह के ऐसा भी कर रहे हैं। क्यों ना उनके कनेक्शन पनपने से पहले या फिर जब वो शुरुआत उन्होंने करी, जब ऐसा करना शुरू किया, तब हमारी कहां चूक है, ये भी थोड़ा बताइएगा सुरक्षा की दृष्टि से। देखिए, ये सारा मामला शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर, ट्विटर और तमाम यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उस तरह से शुरू हुआ। और शुरुआत इसकी हुई देवेंद्र सिंह ढिल्लों जो हरियाणा के रहने वाले हैं, वो पिन पॉइंट हुए कि वो कहीं ना कहीं उनके पाक से कनेक्शन जुड़े हुए हैं। वो करतारपुर कॉरिडोर गए, तमाम चीजें उनके ऊपर सर्विलांस रखी जा रही थी। जब उनको तमाम उनकी चीजों को खगाला गया तब पता लगा कि ज्योति रानी मल्होत्रा भी उसमें एक किंग पिन की तरह है, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तमाम सोशल मीडिया को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है कि आप कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, देश के खिलाफ बोलें, अभद्रता बोलें, गंदी बात, नंगी बात बोलें, सब चीज अलाउड थी। तो उसी क्रम के अंदर क्योंकि इतना ज्यादा फ्लडेड है, उसको चेक करने के लिए पुलिस के पास, किसी सरकार के पास कोई इतनी ज्यादा एजेंसी या मैन पावर नहीं है और ना ही कानून पर्याप्त है। तो इस तरह के लोग इस सोशल मीडिया के सहारे से तमाम इन चीजों को
पनपने दे रहे थे, मदद कर रहे थे पाकिस्तान की, या दूसरे। ध्रुव राठी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो ध्रुव राठी जर्मनी में रहते हैं, उनकी वाइफ जर्मन है। वो इंडिया के खिलाफ, बल्कि आप मोदी के खिलाफ रहे, आप केजरीवाल के खिलाफ बोले, आप कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोले, परंतु वो करते करते वो देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, सिख गुरुओं के खिलाफ, देवी देवताओं के कैरिकेचर बनाना, तो इस तरह के सोशल मीडिया पे तमाम चीजें चल रही थी। अब सरकार इसके बारे में बहुत जल्दी कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। कुछ इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे जिससे कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। अभी जो टेलीविजन पर अभी शुरुआती हुई है, अभी तो अरेस्ट के 5वां दिन इन्वेस्टिगेशन के पुलिस के पास है। तमाम ये पैसा कहां से इकट्ठा होकर आ रहा था, बेनामी पैसा। ज्योति मल्होत्रा कोई बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव या कोई नेता ऐसी तो है नहीं, केवल सोशल मीडिया पर उनका यूट्यूब चैनल है जिससे कि सारे वो पैसा कमाती हैं। वहां से तमाम टिकट्स अरेंज हो रहे थे, होटल अरेंज हो रहे थे, दूसरे कंट्रीज में ट्रेवल कर रही थी, चाइना जा रही थी। तो अभी से उसको एक क्लीन चिट देने की जो कवायद है, वो इसी तरह से इन लोगों का मनोबल बढ़ता है। इस तरह के लोग जब समाज के अंदर बैठे हुए हैं कि उसका कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, जब वो मर्डर करके छूट गया तो मैं भी दोबारा मर्डर कर सकता हूं। तो इस तरह से क्लीन चिट देना अभी से शुरुआत नहीं है, अभी केवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, डिजिटल अभी इसकी तमाम फॉरेंसिक जांच होनी है, पैसे का सोर्स पता करना है। और कौन, अभी तो केवल 12-13 गिरफ्तारियां हुई हैं, हो सकता है 50 गिरफ्तारी हो जाए या मामला यहीं पर रुक जाए। और ये तमाम चीजें अदालत के अंदर जाती हैं, अदालत तमाम सबूतों को देखने के बाद में निर्णय करती है। तो कानून चूंकि इजाजत देता है कि सस्पिशन जो काफी है किसी को अरेस्ट करने के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल एस्टेब्लिश है कि किसी आदमी के खिलाफ यदि पुलिस को कोई सस्पिशियस है तो उसको अरेस्ट करने के लिए इतना ग्राउंड काफी है। उसके लिए जैसे आपके प्रवक्ता बोल रहे थे कि बिल्कुल सबूत अकाटे दोगे तब आप उसको अरेस्ट करोगे, ऐसे तो हिंदुस्तान में कोई अरेस्ट ही नहीं होगा, सारी जेल खाली हो जाएंगे हिंदुस्तान की। तो इसलिए इस तरह की बातें करना कि कैसे अरेस्ट कर लिया, अभी तो केवल आरोपी हैं, क्यों डिबेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया तो बंद हो जाएगा, टेलीविजन बंद हो जाएंगे, कोई डिबेट ही नहीं करेगा। जब सजा होंगे 20 साल बाद ज्योति मल्होत्रा कभी होगी तब डिबेट करी जाएगी। तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। वो पत्रकार बता रहे थे, जो बोल रहे थे, तो मुझे बड़े हंसी भी आ रही थी, ताज्जुब हो रहा था, हम डिबेट किस पर करेंगे। टेलीविजन पर जो बात होती है, सोशल मीडिया, अखबारों के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर चीजें जाती हैं, तो इसका मतलब तो बेकार है। ब्लैंक अखबार आएंगे, टेलीविजन पर कुछ आएगा नहीं, केवल जो सरकार बोलेगी वो ही सुना जाएगा। तो ये जो हमारी डिबेट्स होती हैं, सामाजिक एक निर्णय होते हैं, ये पंचायत है जिसको हम पंच कर रहे हैं। हमारे तमाम साथी कुलीग्स बैठे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, आर्मी के ऑफिसर्स रख रहे हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स रख रहे हैं, तमाम जानकारियां बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि किस तरह व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती हुई क्या नहीं हुई। तो थोड़ा इंतजार करें पत्रकार साहब, निर्णय आएगा, आप भी उसका हिस्सा बनिए। तो इतने कह देना कि ये बहुत जल्दबाजी होगी कि वो आरोप, अभी उनके केवल आरोप लगे हैं। भाई जब सुप्रीम कोर्ट का कानून ये कहता है, इस देश का कानून, कि सफिशिएंट है अरेस्ट करने के लिए, तो आप कौन होते हैं कि उनके ऊपर हम डिबेट ना कर सकें। हम कौन सा डिबेट को, केस को थोड़ा ना कर रहे हैं, केस की फाइल तो सारी जिंदगी मैं और आप कभी देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर होते हैं। जिस तरह जो उनकी जो चैट्स हैं वो शायद हम अब एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे जब तक वो कोर्ट में चार्जशीट नहीं आ जाएगी या ट्रायल उसका पूरा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि हम डिबेट ना करें, इन सब जगहों पे जरूर करेंगे, करने चाहिए, तभी समाज के अंदर मैसेज जाएगा कि यदि ज्योति मल्होत्रा बनने की कोशिश करोगी तो उनकी तरह जेल भी जा सकती हो, बदनामी भी हो सकती है, हमेशा के लिए आपका कैरियर समाप्त हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें। इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही शुरू की स्टेज पर है कि पहला पुलिस रिमांड आया, हो सकता है और पुलिस रिमांड लिया जाए और लोग इसमें अरेस्ट हों। और तमाम चीजें अभी इसमें व्हाट्सएप चैट, उनकी तमाम इंस्टाग्राम, वो इतनी चालाक और चतुर लड़की हैं कि जब पाकिस्तान गई तो अपने तमाम उन्होंने पर्सनल कर दिया। पहले पब्लिक था, जब पाकिस्तान में गई तो उन्होंने क्यों पर्सनल कर दिए सारे अकाउंट्स अपने। तो ये तमाम चीजें उनसे पूछी जाएंगी, क्रॉस चेक किए जाएंगे। उनके साथी जो अरेस्ट हुए उनके साथ उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा कि फला आदमी आपके बारे में ये बोल रहा है, ये आदमी बोल रही है, आपका क्या क्लैरिफिकेशन है। यही तो इन्वेस्टिगेशन है। तो लेट अस वेट फॉर द आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इतनी जल्दबाजी में हम कोई निर्णय पर ना पहुंच जाए कि सही गलत का फैसला टेलीविजन पर बैठ के देते हैं। तो टेलीविजन पर हम डिबेट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपोजर से। रजा साहब आप अपनी बात रख सकते हैं, गिरी साहब रख सकते हैं, मैं अपनी बात रख सकता हूं, आलोक साहब अपनी बात रख सकते हैं। यदि हम डिबेट ही नहीं करेंगे तो फिर ये तो अनएंडिंग चीज है कि केवल जब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद में डिबेट होगी कि क्यों छूट गए, क्यों सजा हो गई। तो ये मुनासिब नहीं है। इसलिए बहुत सेंसिटिव इश्यू है, इसके बारे में सोच समझकर बोलें, पूरी जानकारी लें।
जो अधूरा ज्ञान हो बड़ा खतरनाक होता है कई बार। जिस तरह से उन्होंने तो कह दिया कि कुछ भी नहीं है, तो आईवाश है, अरेस्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनके जो पाकिस्तान में जो ज्योति मल्होत्रा के जो प्रेमी बैठे हुए हैं, पाक प्रेमी बैठे हुए हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है। अभी तो ये शुरुआत है और ऐसे लोगों पर सोशल मीडिया के मार्फत और हम तमाम निगरानी कर सकते हैं, लोगों को एक तरह से आह्वान कर सकते हैं कि यदि इस तरह की कोई एक्टिविटीज आप देख रहे हैं किसी परिवार के अंदर, तो आप जरूर पुलिस को बताएं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बताएं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी का सोर्स हम लोग ही होते हैं, पब्लिक के लोग ही बताते हैं कि समाज के अंदर कौन ऐसा आदमी है, किसी गांव देहात कस्बे के अंदर कौन बिल्कुल उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही हैं। तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करती हैं और जिस तरह से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे वो डिमोलिश करती है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। तो कृपा करके इस तरह की बातें ना रखें जिस तरह की समाज में एक गलत मैसेज जाए। ओवर टू यू रजा। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल मैं सहमत हूं, वेदभूषण शर्मा सर आपसे सहमत हूं। डॉक्टर डीके गिरीश सर, अब आतंकवाद पाकिस्तान का रिश्ता भी स्पष्ट है, बड़े कदम कड़े कदम टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान को जोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर भी उठाने की जरूरत है और हमें तो खैर उठाना ही पड़ेगा पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम। उसमें दो राय नहीं है कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इसको स्थगित किया है, बंद नहीं किया गया है, ये अच्छा स्टेटमेंट था और उनका ये जो निर्णय है और निश्चय है ये सही है। और पाकिस्तान के खिलाफ जब तो आतंकवाद खत्म नहीं होता है हमारे खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों का जंग मतलब लड़ाई की, मैं गोली बारूद की बात नहीं करूं, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, कूटनीति का हो, फॉरेन पॉलिसी का हो, ट्रेड का हो, चारों तरफ पाकिस्तान को ऊपर हमें हमला करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ हर रिश्ता काट देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, जब तक वो आतंकवाद को खत्म ना करें और पूरी पब्लिकली माने कि भाई हम आतंकवाद से हमारे कोई रिश्ता नहीं है, हाफिज मसूद है, बाकी लोगों को सबको अरेस्ट करें या तड़ीपार करें, तब जाके ये हम लोग को चुप रहना चाहिए। नहीं तो हर बार ये लोग हमला कर देते हैं, हम लोग भी प्रतिक्रिया कर देते हैं, फिर ठंडा पड़ जाता है अगले हमला होने तक। तो ये जो अभी जो शुरुआत है ये आखिरी हम लोग को हमारे डेस्टिनेशन तक हम पहुंचना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। ये जो हमने बीड़ा उठाया है इस बार, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, क्योंकि हम जाके पाकिस्तान के टेरिटोरी के ऊपर जाके हमला किया है, पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो एक हो गया, लेकिन बाकी जो नदी का बात हुई, क्या करतार कॉरिडोर का बंद करने वाला, वीजा की जितना भी कदम उठाए गए हैं और उठाना भी जाना भी चाहिए। जैसे टर्की के खिलाफ जितना सब ट्रीटी हुआ था हम लोगों ने कैंसिल कर दिया काफी इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान के साथ भी हमें कोई नाता नहीं रखना है जब तक आतंकवाद खत्म ना हो और पूरे खुलेआम पाकिस्तान ना बोले, अब दिखाए दर्शाए कि भाई हमने आतंकवाद से नाता तोड़ दिया, तब तक हमें चुप नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, उनका आर्मी के खिलाफ ये हम लोगों का जंग चलना चाहिए इंटरनेशनली हर तरफ से, सिर्फ मिलिट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डिप्लोमेसी का भी बड़ा रोल है इसमें। और अभी तो IMF ने काफी अंकुश लगा दिया है, जो लोन दिया था उनको कहते 11 करीब अंकुश लगाया, पाकिस्तान उससे उबर नहीं पा रहा है। बड़ा खुशी मना रहे थे $1 बिलियन हमें मिल गया, लेकिन वो अब मिलने का उम्मीद नहीं है जब तक ये कंडीशन 11 कंडीशन लोग पूरा ना करें। तो ये अंकुश लगाया जा रहा है चारों तरफ, और हमें उसमें बिल्कुल विराम नहीं देना चाहिए। और ये पाकिस्तान को हम लोग भी थोड़ा सा थम जाते हैं, चलो भाई पाकिस्तान आगे नहीं करेगा, इसीलिए तो कश्मीर जैसे में खुले में लोग घूम रहे थे, होना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को भरोसा नहीं है। ये आतंकवाद से ही उनका जीवन चलता है और जब तक ये लोग मिलिट्री और आतंकवाद में डीलिंकिंग ना हो, इनको जब तक इनको जैसे कहते हैं कि डाइवोर्स ना हो, तब तक हम इस चीज को हम लोग को चुप नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आलोक सर, चूंकि पाकिस्तान क्या है ये हम सब जानते हैं, नापाक कोशिशों से बाज तो आने से रहा, इलातों के भूत बातों से कहा, तो ऐसे में अब बड़े कदम, यही सवाल आपसे भी समझते हैं, उठाने वैश्विक स्तर पर नहीं हो तो हमें तो खैर उठानी ही पड़ेंगे। और दूसरा, चूंकि अब हमारी टेररिज्म के खिलाफ तो लड़ाई है ही है, वो जारी रहेगी, जीरो टॉलरेंस नीति हमारी। अब देश में भी देश के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ भी हमारी लड़ाई शुरू हो गई है और ये सब भी ऑपरेशन सिंदूर का ही एक हिस्सा है। करेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊं, देश की हालत
मैं जो देख रहा हूँ ना, अच्छी नहीं है, और इस हालत में पहुंचने के लिए हम सब जिम्मेवार हैं। जैसा कि वेद जी ने बोला, आई मस्ट अप्रिशिएट वेद जी ने कितने धारा प्रवाहिक तरीके से सिलसिलेवार ढंग से चीजों को कहा, बहुत ही कायदे से एंड स्ट्रांगली उन्होंने रखा। आई रियली अप्रिशिएट हिज वे ऑफ डिलीवरी। बिल्कुल, वेद सर ने तो स्पष्ट, हाँ, थैंक यू साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्पष्टता है उनके कहने में, मतलब स्पष्टता है, और साफ झलकता है कि उनको इस चीज की काफी जानकारी है, गहन अध्ययन किया उन्होंने, ऐसे ही नहीं बात कर रहे हो। लेकिन ये जो स्थितियां हैं, ये तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। मैं जेएनयू का छात्र रहा हूँ काफी पुराने समय से। जेएनयू में क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हुआ, ये सब हम देख रहे हैं। और ये इतने ज्यादा पनपे हैं वो सिर्फ इसलिए कि हम और आप और आम जनता इस चीज को बर्दाश्त करती रही है। और हम जो एक हमारे में सहन शक्ति है और चुप रहने की जो एक प्रवृत्ति है, भाई छोड़ो, क्यों ये करना, तकलीफ क्यों किसी को देना, क्यों पंगा लेना, इसको इन्होंने कमजोरी समझा है। और इसके कारण हमारे इन लोगों का इतना विस्तार हुआ है। जैसा कि वेद जी ने बोला ना, और भी श्रोताओं ने बोला, किसी एक ने बोला कि अब ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि इस तरह के जो लोग हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, आपको अगर जानकारी आती है, आपको शक होता है, आप उनके बारे में जरूर सूचना दें। सरकार ने नंबर्स जारी किए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर्स भी जारी हैं जिस पर आप सूचना दे सकते हैं, नहीं तो गूगल करके आप पता कर लें। और सूचना देकर के ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा, देश के हित में रोकना पड़ेगा, इन पर निगाह रखनी पड़ेगी। क्योंकि अब ये सिर्फ सरकार विरोधी और मोदी विरोधी नहीं है, ये भाजपा विरोधी नहीं है, ये देश विरोधी है। बिल्कुल। और मैं तो मीडिया से सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो जेएनयू में मैं देख करके आपसे बात कर रहा हूं। ये भारत विरोधी लोग हैं। एक कॉमेडियन आके कहता है, स्टैंड अप कॉमेडी हिंदुस्तान में दे रहा है, और उसका वीडियो ये नियो लिबरल्स जो है ये खुलेआम शेयर कर रहे हैं बड़े चुस्की लेके, और वो कहता है कि पाकिस्तान तो पिटा हुआ देश है, उसको पीट करके कौन सा तुमने तीर मार लिया, हिम्मत है तो चीन करके दिखाओ, चीन से लड़के दिखाओ। अरे ये भारतीय है, ये भारत में रह रहा है। कौन सा ऐसा व्यक्ति ये वक्तव्य देगा, सिवाय इसके कि जब तक वो एंटी इंडियन फीलिंग उसके अंदर ना हो। भारत ने पाकिस्तान को रगड़ा तो इसको तकलीफ हो रही है। वो यही बात हो गई कि एक मोहल्ले में एक लड़का पिट जाए, हाँ, किसी दबंग से, वो कहे कि अच्छा मेरे को मार दिया, जरा उस गुंडे को जाके मार के दिखाओ तब मैं जानूं। हाँ। बिल्कुल। अब इन नमक हरामों को तो जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हर आदमी को, हर नागरिक को रिपोर्ट करना पड़ेगा। जिस थाली में ये खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, जिस थाली में ये खा रहे हैं ना उसी में छेद कर रहे हैं। एक दूसरी बात रजा साहब मैं बताऊं, वेद जी भी यहां बैठे हुए हैं, हमारे में कमजोरी है, हम चुप रहते हैं। हमने इनको बढ़ावा दिया, इनकी मजाल नहीं आई, इतना बढ़ जाते अगर हम इनके हर कदम पे इनके सामने खड़े होते हैं। बिल्कुल, ये हमारी कमजोरी है। हमारे देश को गाली देके कैसे ही हमारे सामने से निकल जाएगा, कैसे जनता इसको जाने देती है, कैसे वो स्टैंड अप कॉमेडियन अगले शो में फिर खड़ा हो पाता है जो भारत को इस तरह से बोलता है बेइज्जत करके। ये हमारे में कमजोरी है, हमको इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, इनको कॉर्नर करना पड़ेगा। जी हाँ रजा साहब। बिल्कुल। वेदभूषण शर्मा सर, ये जैसे जासूसी नेटवर्क लगातार, अब इसे खत्म करने के लिए कानूनों में और सख्ती जरूरी है, सख्त कानून की भी जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ। बिल्कुल, इस तरह के लोगों के खिलाफ, जहां पर भी इस तरह की देश के खिलाफ कोई बात हो, उनको तुरंत प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जाए, क्योंकि एफआईआर काफी नहीं है। अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले के अंदर, उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें आज नहीं तो कल इनको बेल हो जाएगी, और फिर एक बहुत बड़ा एक नेक्सस दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि ये नेटवर्क कभी समाप्त नहीं होता। जो मानसिकता से जुड़ा हुआ मामला है, वो इस तरह के लोग हमेशा समाज के अंदर पनपते रहे। इसलिए बार बार मैंने बताया कि बहुत सारी लंबी लिस्ट है, उसमें तमाम सरकारी आदमी भी थे, आर्मी ऑफिसर्स भी थे, जिन्होंने इस तरह से हमारी कमर में छुरा भोंका। और पर अब टाइम आ गया है कि इस तरह के लोगों को, जिस तरह से मकोका के अंदर आर्थिक अपराधियों को
को या दूसरे एक्ट के अंदर अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, इस तरह लोगों को प्राथमिक तौर पर भी यदि कोई जानकारी लग जाए तो तुरंत उनको डिटेन किया जाए लंबे समय तक, जब तक उनको क्लीन चिट कोर्ट ना दे दे। तो आने वाले समय में आप उम्मीद रखिए भारत सरकार जरूर इस बारे में कोई ना कोई कदम बढ़ाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला निकल कर आया है कि इस तरह के कानून लागू किए जाए, पार्लियामेंट द्वारा पास किए जाए, जिससे कि चीजें दोबारा समाज के अंदर ना हो सके। जहां तक नागरिकों को जगाने वाली बात है, तो आपने देखा होगा अग्निवीर योजना लागू की गई थी, किस तरह से उसका बहुत सारे वर्ग ने उसका विरोध किया। परंतु मैं आपको बताऊं कि जो कंट्री जिन्होंने वार रिटन कंट्री जिन्होंने जंग लड़ी है, चाहे वो वियतनाम है, इजराइल है, साइप्रस है, वहां पर 12वीं क्लास के बाद में आर्मी की ट्रेनिंग लेना और 2 साल सेवा देना आगे पढ़ाई करने के लिए मैंडेटरी है। तो यदि आप उन कंट्रीज में कभी जाएंगे, चूंकि मैं यूएन मिशन में रहा हूं, तो वहां देखिए आपको एक छोटे से छोटा आदमी कितना डिसिप्लिन और अपने देश के प्रति डेडिकेटेड मिलेगा। तो ये इस तरह की भावना, इस तरह की फीलिंग, इस तरह की एजुकेशन हमारे देश के लिए भी जरूरी है, जहां प्रत्येक आदमी किसी पार्टी का रेस्पेक्ट होने के बावजूद भी अपने आप को इंडियन महसूस करे, भारतीय महसूस करे, अपने आप के ऊपर गर्वान्वित हो कि मैं भारत का रहने वाला हूं। आज नहीं तो कल ऐसी फीलिंग इस देश के अंदर आएगी, और ऑपरेशन सिंदूर का जो भी नतीजा रहा हो, पर इसने हिंदुस्तान को काफी हद तक यूनाइट किया है। आज नहीं तो कल आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर अटैक, हमारे इनोसेंट नागरिक मारे जरूर गए, पर उनकी कुनवारी जो थी वो हमारे देश के काम आएगी। तमाम देश आज यूनाइट हो गया है। आपने देखा कि पूरे 50 कंट्रीज के अंदर हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जा रहे हैं, जहां बताएंगे कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और क्यों हमें उनके ऊपर जाकर, उनकी टेरिटरी में जाकर एयर अटैक करना पड़ा या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के अंदर जाना पड़ा। तो आप देखिए कि किस तरह से हमारी डिप्लोमेसी हर फ्रंट पर हिंदुस्तान आज खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या गलत हुआ और हमें क्यों इस हद तक जाना पड़ा, कि हमें अपने डिप्लोमेट्स को, अपने डेलीगेशंस को डिफरेंट कंट्रीज को ब्रीफ करने के लिए भेजना पड़ा। ये हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की जीत होगी। पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमने मैसेज देने की कोशिश की है कि यदि हमारी तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसका मजबूत जवाब हर फ्रंट पर हम देने के लिए तैयार है। ओवर टू यू रजा। बिल्कुल बिल्कुल सही मानो में, यह बदला भारत है, ना ही किसी को छेड़ता है, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है। और इस ऑपरेशन ने और इस आतंकी हमले ने हमें तो एकजुट किया ही है, बहुत सारे मैसेजिंग और संदेश और उद्देश्य भी हमारे बीच उत्पन्न कर दिया। डॉक्टर डीके गिरी सर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हमें एकजुट होकर अब इस विषय पर तो सख्त नीति बनाने की तो आवश्यकता है ही है। हाँ, निश्चित रूप से है ही है, और ये व्यवस्था भी बनाना है। अब जो बात मैं कहना चाह रहा था, शायद प्रकाश जी ने कहा, मैं अशोक सहाय जी को तो मैं इनका मिलिट्री गैर में पहचान नहीं पाई, भी जेएनयू से है, मैं भी जेएनयू से हूँ, और जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था, ये मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन की बात जो प्रकाश जी ने उठाई, ये जरूरी है। मैं कितने बार लिख चुका हूँ कि हमारे भी कंपल्सरी सबको मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना चाहिए। 2 साल हो, 1 साल हो, सबको, सब नौजवान को कौन सी नौकरी करने से पहले इनको ये मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत है। उससे देश प्रेम और डिसिप्लिन बढ़ता है, क्योंकि सिटीजन जो नागरिक है ना, का आजादी उनको मिल गया, वो लोग बड़ा लोकतंत्र है, खुला छूट मिली है, जो भी चाहे वो करें, इस तरह का अपना जिम्मेदारी निभाए, नागरिकता की जिम्मेदारी ना निभाए, ये बड़ा सोचने वाली बात है। कानून के अलावा नागरिक का जो सचेतनता है और जो उनका जागरूकता है वो भी उठाना जरूरी है। ठीक है ना, नहीं तो इतना ही तो ज्योति माल्होत्रा जैसे नहीं पनपते सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये जो बात ये पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री भाई हमारा कह रहे हैं, ये बड़ा दर्दनाक बात है कि भाई कॉमेडी के माध्यम से आप देश को नीचे दिखा रहे हो। तो वहीं पे लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, भाई ये क्या बात कर रहे हो आप। ठीक है, हमारा तो आर्मी का तौहीन कर रहे हो, हमारे देश का तौहीन कर रहे हो। लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं। तो लोगों के मन में भी ये देश प्रेम और अनुशासन का बीज बोना चाहिए। और ये होगा जब ये मिलिट्री ये ट्रेनिंग में जाए। मैं तो कब से आर्गू कर रहा है, कोई 1 साल कम से कम, 2 साल भी ना हो, 1 साल कम से कम हर नौजवान को मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आलोक साहब सर, लास्ट कमेंट ले रहा आपका, क्योंकि अब इन आरोपियों पर अगर आरोप सिद्ध भी हो जाए। एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। हाँ, लास्ट कमेंट में छोटी सी बात करना चाहूंगा कि देखिए हमने कितनी स्वतंत्रता दी हुई है इन लोगों को। इसका एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। हम अपने जवान को प्रेरित करते हैं एज एन ऑफिसर सीमा पर जान देने के लिए, उसको ललकारते हैं, प्रेरित करते हैं, वो जाके लड़ता है। कुछ लोग अपनी जान न्यौछावर करते हैं, शहीद होते हैं।
और वापस आते हैं। आज का जवान मोबाइल भी रखता है, टीवी भी देखता है। वो किससे लड़ रहा है? लश्कर तौबा से लड़ रहा है। लश्कर तौबा से ही लड़ रहा है ना अभी। लश्कर तौबा का लीडर कौन है? हाफिज सईद। और आकर के टीवी पर देखता है कि इस देश के एक सबसे बड़े पार्टी का नेता, एक बड़ी पार्टी का नेता, सबसे बड़ी तो मैं नहीं कहूंगा, कहता है हाफिज सईद जी, उसामा जी, हम उसको ललकार रहे हैं सीमा पर कि उससे लड़ो, और आप उसको जी कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से, मंच से, और वह देश उसको बर्दाश्त कर रहा है। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। जूते मारने चाहिए ऐसे लोगों को। दूसरा कोई रास्ता नहीं सर। वेदभूषण सर, लास्ट ये हमने और आपने बर्दाश्त करके बिल्कुल इतनी भी स्वतंत्रता, किस मुंह से जवान को हम ललकारेंगे? हाँ बिल्कुल। वो जान देता है, जान देने क्या होता है, जाइए वहां फौज पे खड़े रहिए एलओसी पे, तब पता चलेगा जान देना क्या होता है। जब बच्चों के साथ आप गले मिलके जाते हैं बॉर्डर पे, वो क्या फीलिंग होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वेदभूषण सर, लास्ट कमेंट आपका मैं चाह रहा हूं। हाफिज सईद जी। जी रजा जी बताएं। लास्ट कमेंट में आपका भी चाह रहा हूं। मिला जुलाकर देखिए, सख्ती तो बरतनी पड़ेगी हमें ऐसे लोगों के खिलाफ। पोस्ट जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ। पूरे देश के अंदर आप देखिए, बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, नेता, तब सब लोग पूरे इंडिया की हर कॉर्नर से तिरंगा यात्रा निकल रही है। हाँ। दिल्ली में निकल रही है, कलकत्ता में निकल रही है, मुंबई में निकल रही है, जम्मू कश्मीर में जहां पर लाल चौक पर पहले तिरंगा लेकर जाना गुनाह था, आज देखिए किस तरह से वहां यात्रा निकाली गई है। मुझे तो इतना अच्छा अनुभव हो रहा है कि यदि इस तरह से हमारा देश, नुकसान जरूर हुआ, पर यदि ये देश को यूनाइट करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो इस देश की बहुत बड़ी कामयाबी हुई। जो 26 कुर्बानियां हैं वो देश के काम आएंगी। तिरंगा यात्रा ने साबित कर दिया है कि हम अब इस तिरंगे के नीचे इकट्ठे हैं और किसी की मजाल नहीं है कि इस देश की तरफ, इस तिरंगे की तरफ कोई उंगली उठा पाए। बिल्कुल, कोई इसमें दो राय नहीं। हम यूनाइट हो गए, एकजुट हो गए, और बिल्कुल भारत मजबूती के साथ वैश्विक स्तर पर भी अपनी बात कैसे रख रहा है, कैसे रखी है भारत। ये मजबूत भारत का जो उदाहरण गया है, अद्भुत है। और बस यही कि भाई उनसे भी हमारी लड़ाई है जो इसी देश में रह के इसी देश की खाके और देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। तमाम खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलोक सर आपका, वेदभूषण सर, डॉक्टर डीके गिरी सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े। तो हमारी विशेष पेशकश, और जाते जाते फिर आपके लिए एक संदेश कि जो गलत है उसका विरोध बिल्कुल खुलकर कीजिए, हमेशा सीना ठोक कर कीजिए, क्योंकि इतिहास आपको एक तरह से बागी जरूर कह सकती है लेकिन गुलाम नहीं कह सकती है। संदेश के साथ आपसे इजाजत, नमस्कार।